जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 8 नवंबर के जो एमसीक्यूज़ है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। और ये जो बैकलॉग के एमसीक्यूज़ है, ये ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, भले ही बैकलॉग के एमसीक्यूज़ है, लेकिन यहाँ पर आपको जो पूछे जाने वाले हैं सवाल, ये इन्हीं महीनों में से पूछे जाने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर जब हम ये एमसीक्यूज़ ले रहे हैं तो इससे आपकी प्रॉपर रिविजन हो जाएगी। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जब भी आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो तो टेस्ट सीरीज़ में भी जो बैकलॉग के क्वेश्चंस है वही पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चंस है ये इतने इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स दिला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम डेट वाइज जो एमसीक्यूज़ है वो ले रहे हैं। डेट वाइज एमसीक्यूज़ लेने का मतलब है कि उस डेट में क्या हुआ था वहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। और देखिए, जब हम साल भर का लेते हैं तो उसमें हम सारे करंट अफेयर कवर नहीं कर सकते हैं। उसमें हम वही करंट अफेयर कवर कर सकते हैं जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं। इसीलिए जो भी साल भर की मैगज़ीन आती है या फिर साल भर का कुछ भी आता है तो वो चीज़ें इंक्लूड करते हैं जो उन्हें इम्पोर्टेंट लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पर डे का ले रहे हैं, हर एक दिन का जो भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थरोली आप पूरा रिवाइज कीजिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। और गारंटी देता हूँ मैं, आपको काफ़ी क्वेश्चंस इस सीरीज़ में से नज़र आएंगे आपके एग्ज़ाम में। इसीलिए ज़्यादा वक्त नहीं जाता है आपका, 10 से 15 मिनट जाते हैं। तो आप पूरे जो क्वेश्चन है एक बार रिवाइज कीजिए फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और शेयर भी कीजिए। स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेस अवेलेबल है अलग अलग एग्जाम्स के लिए, जैसे कि नाबार्ड, आरबीआई, यूपीएससी, स्टेट पीएससी। आप विजिट कर सकते हो studyik.com, या फिर इन नंबर्स पे कॉल करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। मेरे वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे t.me/मयूर मोगरे इस टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। अब पहला क्वेश्चन आता है, भाखरा नांगल डैम हिमाचल प्रदेश में जो बिल्ड किया गया है ये किस रिवर पर लोकेटेड है? रावी, बियास, सतलज, चेनाब। तो ये लोकेटेड है सतलज नदी पर। तो देखिए, ये जो नदियाँ हैं, जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, ये आपको पता रहनी ही चाहिए। क्योंकि इंडस रिवर सिस्टम जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी न्यूज़ में चल रही है। क्योंकि अभी पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी इशू चल रहा था उससे भी वजह से काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। तो आपको पूरी जो रिवर सिस्टम है ये पता रहनी चाहिए। अब पूरी जो इंडस रिवर सिस्टम है ये हमें चाइना, इंडिया और पाकिस्तान इसमें देखने को मिलता है। और उसी तरीके से अगर हम इंडस रिवर देखते हैं तो उसकी जो लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज़ है उसमें हमें जो झांस्कर रिवर है, चेनाब है, सतलज है, सोन रिवर है, ये देखने को मिलती है। और वही अगर हम राइट देखते हैं तो उसमें शोक, देखिए शोक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। उसी तरीके से गिलगिट रिवर है, काबुल रिवर है, कुर्रम रिवर है, गोमाल रिवर है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमें पता रहना चाहिए। और इसमें से झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जो भाखरा नांगल है वो अलग अलग है, भाखरा और नांगल। तो यहाँ पर सतलज रिवर जो है ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाखरा नांगल ये मल्टीपर्पज़ डैम है जो कि लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। और ये दो डैम पर नाम दिया गया है, भाखरा और नांगल, सतलज रिवर पर। और ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्राइज करता है दो डैम, भाखरा और नांगल पर। नांगल हाइडल चैनल और पावर हाउस विद कंबाइंड इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है? 1204 मेगावाट। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जैसे कि रेन फेड फार्मिंग जो है ये रिजल्ट होती है कंटामिनेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। जो फूड प्रोडक्ट है वो कंटामिनेट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और इरिगेशन जो है ये उस एरिया में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर रेनफॉल जो है वो इरेगुलर होता है, या फिर ड्राई टाइम्स या फिर ड्रॉट जो है वो एक्सपेक्टेड होता है, सुकाड़ जो है वो एक्सपेक्टेड होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो दूसरा है बिल्कुल सही है। इरिगेशन मतलब क्या है? आर्टिफिशियल, जो आप पंप से पानी डालते हो फील्ड पर। तो पंप से पानी डालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो बारिश है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती, रेगुलर तरीके से नहीं होती है। ड्राई ड्रॉट सीजन जो हमें देखने को मिलता है। लेकिन रेनफेड फार्मिंग अगर हम देखते हैं, रेनफेड मतलब क्या है कि जहाँ पर बरसात जो है उसी पर डिपेंडेंट रहते हैं। बरसात आएगी तो फार्मिंग होगी, इरिगेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो उसमें फूड प्रोडक्ट का कॉन्टेमिनेशन जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो ये गलत हो जाता है। करेक्ट पूछा गया है, जवाब रहेगा 2 ओनली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो मेन तरीके के फार्मिंग्स होते हैं, एक रेनफेड फार्मिंग होता है, दूसरा इरिगेशन होता है। रेनफेड मतलब क्या है? नेचुरल अप्लीकेशन ऑफ वाटर, मतलब डायरेक्ट रेनफॉल से जहाँ मिलता है। अब रेनफॉल पर जब हम रिलाई करते हैं तो कंटेमिनेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
वहीं अगर हम आर्टिफिशियल एप्लीकेशन देते हैं तो हो सकता है कि पानी जितना चाहिए उससे ज़रूरत से ज़्यादा चला जाए, तो वहाँ पर कॉन्टेमिनेशन होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब इरिगेशन जो होता है वहाँ पर ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कॉन्टेमिनेशन के रैदर दैन रेनफिट। और इरिगेशन सिस्टम क्या है, आर्टिफिशियली जो पानी हम देते हैं सॉइल को, है ना, ट्यूब से देते हैं, पंप से देते हैं, ड्रिप इरिगेशन से देते हैं। अभी जो ड्रिप इरिगेशन आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर कोई पेड़ है तो बराबर ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, रूट को सीधा पानी दिया जाता है। मतलब जितना पानी चाहिए वो थेम थेम गिरते रहता है, तो उससे जितना पानी चाहिए उतना ही जाता है। वाटर का जो फालतू का वेस्टेज है वो नहीं होता है, और प्रॉपर जो झाड़ को जितना पानी चाहिए उतना ही मिलता है। ड्रिप इरिगेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आजकल। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि सोर्स ऑफ इरिगेशन जो है ये इनमें से क्या नहीं है, स्प्रिंग्स, रिजर्वायर, डिसैलिनेटेड वाटर। तो यहाँ पर देखिए ये भी है, ये भी है, डिसैलिनेटेड वाटर भी है। तो यहाँ पर जवाब क्या रहेगा, डी, नॉन ऑफ द अबव। सभी यहाँ पर इरिगेशन के सोर्सेस है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो इरिगेशन सिस्टम जो है उसके बहुत सारे सोर्सेज यहाँ पर आते हैं। जैसे कि ग्राउंड वाटर होता है, स्प्रिंग, वेल के ज़रिए, सरफेस वाटर, रिवर, लेक, रिजर्वायर के ज़रिए, और बाकी भी है जैसे कि जो वेस्ट वाटर होते हैं या फिर डिसैलिनेटेड वाटर होता है। ग्राउंड वाटर, स्प्रिंग, रिवर्स, रिजर्वायर, डिसैलिनेटेड वाटर, तो ये आपको पता रहना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि टाइप ऑफ लोकलाइज्ड इरिगेशन जो है जहाँ पर ड्रॉप वाटर डाला जाता है और वो डिलीवर किया जाता है रूट ऑफ प्लांट पर। तो यहाँ पर आपको किस टाइप की इरिगेशन है ये पहचानना है। इस टाइप की इरिगेशन में इवेपोरेशन और रन ऑफ जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। मतलब क्या है कि यहाँ पर रूट्स है तो सीधा रूट्स में पानी जो है वो डाला जाता है, डिलीवर किया जाता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें इस टाइप की इरिगेशन में जो इवेपोरेशन है, क्योंकि डायरेक्ट रूट्स पर जा रहा है तो इवेपोरेशन जो है मिनिमाइज हो जाएगा। रन ऑफ, क्योंकि अगर हम सीधा ऊपर से पानी डालते गए पाइप से, तो यहाँ पर क्या होगा, रन ऑफ होगा। जो वेस्टेज वाटर है वो सीधा फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ड्रिप के जरिए बूंद बूंद से अगर हम रूट को दे रहे हैं तो यहाँ पर रन ऑफ भी नहीं होगा। तो इस टाइप की इरिगेशन को क्या कहा जाता है, मैंने अभी आपको जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें एक्सप्लेन किया था। तो ये है ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर और ड्रिप में दोनों में फ़र्क है। स्प्रिंकलर मतलब क्या होता है कि एक तरीके का स्प्रिंकल होता है, वो मतलब घूमते रहता है और पानी जो है हर जगह पर डालते रहता है, मतलब सब जगह पानी मिल जाता है स्प्रिंकलर की वजह से। लेकिन ड्रिप इरिगेशन क्या है, रूट्स पर हमें पानी दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ड्रिप इरिगेशन ये लोकलाइज्ड इरिगेशन है, ड्रॉप दिया जाता है रूट ऑफ प्लांट को। यहाँ पर इरिगेशन, इवेपोरेशन और रन ऑफ जो है मिनिमाइज किया जाता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसा मैंने आपको बताया है कि हाई प्रेशर स्प्रिंकलर जो यहाँ पर लगाए जाते हैं, सब तरफ वो पानी दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है थिएटर अंकिया नट। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ये एक ट्रेडिशनल वन एक्ट प्ले है उत्तर प्रदेश का। तो देखिए यहीं पर गलत हो जाता है, उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये है आसाम का। तो अंकिया आसाम, तो ये आपको पता रहना चाहिए, आसाम का है, उत्तर प्रदेश का नहीं है, वन एक्ट प्ले है, तो ये गलत हो जाता है। दूसरा अगर हम देखते हैं, स्टार्ट किया गया था संत शंकर देव के द्वारा, बिल्कुल सही है, 16 सेंचुरी एडी में, बिल्कुल सही है। मास्क ये यूज़ किए जाते हैं स्पेशल एक्सप्रेशन के लिए, बिल्कुल सही है। जवाब रहेगा 2 और 3, मतलब सी जो है इसका सही जवाब है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश नहीं आसाम का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेडिशनल वन एक्ट प्ले है आसाम का, स्टार्ट किया गया था वैष्णव संत शंकर देव के द्वारा 16 सेंचुरी एडी में। और ये डिपिक्ट करता है इंसिडेंट्स जो होते हैं लाइफ ऑफ कृष्णा के उस पर, और यूनिक फीचर होता है इसका, मतलब मास्क लगाए जाते हैं स्पेशल एक्सप्रेशंस के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये कहाँ पर है। तो देखिए जिब्राल्टर ये आता है मोरक्को और स्पेन के बीच में। तो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है नैरो स्ट्रेट है। स्ट्रेट मतलब क्या होता है कि दो अगर लैंड मासेस है उसके बीच में से एक कोई वाटर बॉडी जा रही है तो वो होता है स्ट्रेट, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये आता है किसके बीच में, मोरक्को स्पेन के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पर है स्टोरिया, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ये एक्टिव वोल्केनो माउंटेन है और ये लोकेटेड है स्वीडन में। तो देखिए यहाँ पर पहला जो है वो गलत हो जाता है, दूसरा भी गलत हो जाता है। स्टोरिया ये स्वीडन में नहीं है, तो जवाब रहेगा डी, नाइदर 1 नॉर 2। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे नॉर्वे ये बिल्ड किया गया है विंड पार्क, मतलब जहाँ पर ग्रेजिंग होती है, डिस्पाइट यूएन कॉल टू सस्पेंड द प्रोजेक्ट टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ इंडिजिनियस हर्डर्स लाइवलीहुड्स। यहाँ पर अगर आप देखोगे स्टोरिया जो है ये हाईएस्ट माउंटेन है बेमार्का में, नॉर्वे कंट्री में। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड। तो एडवाइस जो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति पर। दूसरा है कि जो नेचर ऑफ एडवाइस है जो कि दी जाती है मिनिस्टर्स के द्वारा, वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला है ये बिल्कुल सही है।
मतलब जो राष्ट्रपति है, दो चीज़ें आती है, जो हमारे प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति, उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी एडवाइस देंगे वो बाध्य है वो करने के लिए, और प्रेसिडेंट खुद के मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उन्हें कुछ भी करने के लिए एडवाइस, एड एंड एडवाइस लेनी पड़ेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। मतलब ये देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति के पास जो भी पावर्स दी गई है वो सब सोर्स ऑफ पावर क्या है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। मतलब राष्ट्रपति को कुछ खुद से भी करना है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेनी पड़ेगी, और जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हें बोलेंगे वो राष्ट्रपति को करना ही पड़ेगा, वो बाध्य रहेंगे। और दूसरा ये है कि जो भी नेचर दिया जाता है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जो भी यहाँ पर एडवाइस दी जाती है राष्ट्रपति का, वो किसी भी कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन नहीं की जा सकती है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जवाब क्या होता है, बोथ 1 and 2। यहाँ पर आप देख सकते हो आर्टिकल 74 जो प्रोवाइड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर टू हेड एंड एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस देना ही पड़ेगा। 42nd 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसके तहत प्रेसिडेंट पर यह बाध्य बनाया जाता है कि उन्हें उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, वो जैसा एडवाइस करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। और ये जो भी एडवाइस दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा राष्ट्रपति को, वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं की जा सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में जो आर्टिकल से भी पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 74 75 हमें पता रहना ही चाहिए, और उसी के साथ साथ जो राष्ट्रपति है उनके भी बारे में पता रहना चाहिए कि उनका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो किस तरीके, मतलब इलेक्शन को किस तरीके से होता है, उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, उसी तरीके से उनका जो इम्पीचमेंट है उसके बारे में पता रहना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनकी रिगार्डिंग भी क्वेश्चन जो है हमने कवर किए हैं, क्योंकि इनका भी जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है, रिमूवल प्रोसेस है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी काफ़ी न्यूज़ में था। तो देखिए स्टैटिक को किस तरीके से करंट अफेयर से कनेक्ट किया जाता है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।